बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज यहाँ आने पर आप सब ने इतना शानदार स्वागत किया, इस्तकबाल किया और जो सबसे बड़ी बात है कि जो आपने अपनी दुआओं से नवाजा, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबका धन्यवाद। और जो मेवात की 36 बिरादरी की सबसे बड़ी इज्जत की बात है कि जो पगड़ी बांध के जो आपने इज्जत दी, इसके लिए भी मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसा कि कहा गया, वक्त मुख्तर है, चाहे खींचे तो कल की महापंचायत की तरह या 5 बजे तक ले जा, लेकिन अलवी साहब हंस रहे हैं और कासिम साहब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन सारी बात आप लोगों ने खुद कही और सारी चीजें जानते हैं। और ये कोई भाषणबाजी की कोई आज लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम सब मिलजुल कर एक साथ सब काम कर रहे हैं और सभी एक दूसरे की परेशानियों से, सारी बातों से वाकिफ हैं। और जैसा कि मैंने आपसे बहुत से लोगों को तो पता है, कासिम साहब को और अलवी साहब को नहीं पता कि जब अल्लाह के हुक्म से और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आज देश के यशस्वी ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा वक्फ बोर्ड का बतौर एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज संभाला, या उससे भी पहले जब बोर्ड बना और जिसमें एक एक दिन की बैठक होती थी और मुझे उसकी सदारत करने का मौका मिलता था, तो मौलाना असरुद्दीन साहब भी, या उससे पहले जब मैं विधायक था, जैसे मौलाना जावेद ने कहा कि लोग मिलते थे और वक्फ बोर्ड की दिक्कतों की बात होती थी, तो जब उलेमा हजरात मिले तो उन्होंने मुझे ऐसा एक, आज जो मांग पत्र ना छापो, तो ये आदत जब वाई दिन बंद हुई कि मुझे एक मांग पत्र सा देने की बात आई, तो मैंने उसे लेने से इनकार कर दिया। और शायद इन्हें एकदम उस टाइम अजीब लगा होगा। मैंने एक ही बात कही थी कि जो मानना मरहूम चौई यासीन खां साहब का था, जो मरहूम चौई तैयब हुसैन साहब का था, क्योंकि आज आप सबकी दुआ से और जब उनकी इज्जत जो मुझे मिली है, उसे मैं आगे बढ़ाने के लिए ही सारी जिंदगी मैंने कोशिश की है। और जो ये पगड़ी जो बिरादरी की बंधी है, इससे बड़ी कोई इज्जत, राजनीतिक पद भी नहीं हो सकता। इस जन्म में कोई मिल नहीं सकता और दूसरा जन्म हमारे मजहब के अकीदे से है नहीं। तो हमेशा इसको ऊंचा रखने की बात की है। और कुरान शरीफ की बात हो, चाहे उसके बाद जितनी भी हदीसों की बात हो, पढ़ तो हम सब लेते हैं, समझने के लिए ट्रांसलेशन से पढ़ लेते हैं। अब तो अंग्रेजी क्या, सब चीज़ों में आ गई ट्रांसलेशन, लेकिन जो हम मानते हैं वो मानते हैं कि जो उलेमा हजरात, हमारे उलेमा जो उसकी बताते हैं, जो उसको, तो उसी को हम मानते हैं। तो एक तरह से अल्लाह ताला के बीच में आप लोग एक हमारी कड़ी है, और आपसे बड़ा हमारे लिए कोई एहतराम किसी का नहीं हो सकता इस दुनिया में, चाहे कोई भी, चाहे किसी का पद हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई भी। तो मैंने ये कहा था और देसी भाषा में भी कहा था कि मैं आपका यहाँ वकील हूँ, आपका एक खिदमतगार हूँ, आप लोगों का मैं यहाँ पर एक नुमाइंदा हूँ, आप लोगों का, उलेमा हजरात का। इसलिए आप मेरे को कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। जब जैसे ही मेरा कोई मौका मिलेगा तो सबसे पहले मेरी कलम इसी पर चलेगी कि हमारे उलेमा हजरात को हाथ आगे ना बढ़ाना पड़े। अगर उलेमा हजरात का हाथ भी यूँ रहेगा तो हम लोग तो नाचीज़ हैं आपके सामने,
अगर यूं रहेगा तो फिर तो हमारी जिंदगी बेकार है। और जिन हालात में मोहतरम जनाब मनोहर लाल जी ने मरहूम चौतैय्यब हुसैन साहब की खिदमत को देखते हुए 14 साल, क्योंकि आज जो ये वक्फ बोर्ड है, यहाँ बहुत से उलेमाओं को नहीं पता होगा कि जो वक्फ बोर्ड है ये अपनी जवानी पूरी चौतैय्यब हुसैन साहब ने लगाई 14 साल। और जब ये प्रॉपर्टियां इकट्ठी हुई थी, जब सन 70-72 का जो बजट है ये उनके हाथ का था। अम्बाड़ा की जिस कोठी में मैं कई साल से रह रहा हूँ, चौधरी तैयब हुसैन साहब 14 साल रहे, लेकिन मैं उसमें एक रात सोया था बस खाली, जब मैं 4th-5वीं जमात में पढ़ता। कि चौधरी साहब कभी ना हमें लाते थे, वो ये कहते थे ज्वाइंट पूरा पंजाब में घूमते थे, ज्यादा कुतों को इकट्ठा करते थे, तो उस घर के लिए कोई टाइम कभी नहीं था उनके पास। लेकिन वो ये मानते थे कि मैं इस खिदमत को करूं। और मैं ये मानता हूं कि अल्लाह ताला ने मौत के बाद ही नहीं, अपनी जिंदगी में भी उनको अजर दिया कि आज भी हिंदुस्तान में उनकी अकेली ऐसी शख्सियत है कि जो 3 सूबों में मंत्री बने, जो किसी भी आदमी को हासिल नहीं हुई। ये उन्हीं खिदमात की बात है। मतलब मरने के बाद जन्नत दोजख सब तो वो तो जो है जो आप बताते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जिंदगी में उनको अजर दिया। और उन्हीं के अजर से आप जानते हैं, मैं भी सन 91 में आज़ाद MLA जीता था। तो ये उन बुजुर्गों की खिदमत थी और हमारा फर्ज बनता है जिसे हमने निभाने की बात की है। और इसीलिए मोहतरम जनाब मनोहर लाल जी ने जब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपने की कही, तो मैंने उनसे ये कहा था कि जी 2013 में कांग्रेस ने ऐसा काला कानून पास किया है, तो राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन जिस सरकार ने जो किया है वो बात तो कही जाएगी, क्योंकि सीधा सीधा उसकी मामले को सीधा करने के लिए कि जिससे वक्फ बोर्ड आप जानते हैं ऐसा खतरे में पड़ा कि रिन्यू वगैरह बंद हो गई, प्रॉपर्टियां सारी चीज। और यहाँ बैठे हैं, मुझे इस तरह याद है मौलाना जनाब कारी रमजान साहब थे फरीदाबाद से, बहुत भाग दौड़ करते थे कि ये कानून जब आया उस टाइम बड़ी पैरवी करी दिल्ली में उन्होंने। मौलाना असगर साहब रहे और बहुत से आप मैं देख रहा हूँ चेहरे हैं जो उस वक्त, मैं तो बोर्ड में नहीं था ना मैं MLA था, लेकिन मैं देखता था वक्फ बोर्ड के अधिकारी भी आते थे, मिलते थे, रिप्रेजेंटेशन हम भी देते थे कि भाई इस तरह से बोर्ड खत्म हो जाएगा। लेकिन जब रहमान साहब होते थे लॉ मिनिस्टर और वो कायदे कानून पर रोक लगी, तो आपके सामने है कि वक्फ बोर्ड का जो हालात हुए, जब मनोहर लाल जी ने मुझे संभालने की जिम्मेदारी दी तो 6 महीने तक तनख्वाहें भी नहीं दी गई थी, लीजें रिन्यू नहीं होती थी, 80-90% प्रॉपर्टी फंसी हुई थी दुकान तक ले जाना। और मैंने एक ही बात कही कि जी ये तो चलाना बहुत मुश्किल है। अभी मैं है ना, उन्होंने ये कहा था कि हमारा पूरी इसके अंदर मदद रहेगी। जो कोई भी आदमी ये यकीन नहीं कर सकता था कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके बारे में इस तरह की बात कही जाती है कि कहीं मुसलमानों के खिलाफ है, अगर मुसलमानों के खिलाफ होती तो वक्फ बोर्ड तो आज बंद नहीं हो जाता, आज नहीं जब ही बंद हो जाता 6 महीने में, क्योंकि कुल पैसा नहीं था 6 महीने बाद तनख्वाहें देने का। उन्होंने कहा कि हम इसमें पूरी मदद करेंगे, कानूनी रूप से जो भी कोई रास्ता निकलेगा उसे हम जरूर निकालेंगे। वक्फ बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड को चल नहीं पाया, मुझे बतौर एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने दिया, मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और हरियाणा सरकार के सभी अधिकारियों का भी, और ख़ास तौर पे उस वक्त जो हमारे एडवोकेट जनरल थे जनाब बलदेव राज महाजन जी, उनका, कि उन्होंने, मनोहर लाल जी ने, सब अधिकारियों ने मिलकर रास्ता निकाला और बोर्ड एक वापस पटरी से उतरी हुई गाड़ी वापस पटरी पर चढ़ी और ये काम आगे की तरफ चला। और फिर आप सब ने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लाइन पे आने लगी, हालात सुधरने लगे और तनख्वाहें हम लोग टाइम पे मिलनी शुरू हो गई। कोई ये नहीं है कि भाई किसी की आगे पीछे, सबकी इकट्ठी मिलनी शुरू हुई। वक्फ बोर्ड को आप सबकी दुआओं से, अल्लाह के हुक्म से दिन रात मैंने मेहनत करके सभी के साथ थे, चाहे हमारे पत्रकार साथी हो, चाहे आप लोग हों, पूरी मेवात की 36 बिरादरी की दुआ से, प्यार से, और पूरे हरियाणा के आप सब ने दुआ दी और उससे सब ने मदद की। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने भी
कमर कसी, नई हौसले के साथ, और ये फिर काम आगे चला। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे ही गाड़ी पे पटरी आई, पटरी पे गाड़ी चढ़ी, तो सबसे पहले मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब चीज़ों का जिक्र हुआ है तो इसलिए बात को खोलना भी ज़रूरी है कि ये मेरी नज़र इसी पे गई कि भाई कुछ पैसा जब बढ़ के आने लगा तो उसमें कि सबसे पहले इसका हम क्या करें। तो कोई भी फिजूल खर्ची सब बंद करके मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद शाहीन साहब का, जो बहुत सीनियर अधिकारी हैं। उन्होंने और मैंने सलाह की और माननीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद मिला कि हमने फैसला किया, और शाहीन साहब ने भी बढ़ के उसमें साथ दिया। तो हमने वो फैसला करके हमने वक्फ बोर्ड के अफसरों को, मुझे पता था कि ये बात कुछ नागवार गुजर रही थी, क्योंकि सब चीज़ के मामला तो आप जानते हैं, यहाँ कोई खोलने की बात नहीं है। तो हमने वक्फ बोर्ड के दफ्तर में तो वो फाइल भी टाइप नहीं करी, और सीओ साहब ने, मैंने कर ली, और रात को करके उसे कासिम साहब फाइल टाइप होगी, मैं उसे सीओ साहब के साइन करा के मैं चुपचाप लेके आ गया घर पे अम्बाड़ा, और मैंने रख दी। तो उसको रात को ही मैंने उठ के दस्तक की उस पर, कि सुबह के क्या पता 1 सेकंड का भी। और सुबह ये उलेमा हजरात, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फिल्मी सी कहानी हो, कुछ साथी वीडियो बना रहे तो ऐसे लगेगी, लेकिन कुछ उलेमा हजरात आए मिलने के लिए। असरुद्दीन साहब भी थे, और भी थे, काई हनीफ भी थे, और भी 5-7 थे। तो आए, तो वही बात इन्होंने छेड़ी, मैं सुनता रहा। तो मैंने कहा जी बताओ, कॉन्फ्रेंस रूम में हम लोग बैठे थे, तो ये कहने लगे जी कुछ तो बढ़े, 1000 बढ़े, 1500 बढ़े। मैंने कि चलो, और ये हमारे बड़े हैं लेकिन बराबर के ऊपर के हैं, साथी हैं, और सामाजिक काम में हम लोग सभी साथ रहते हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, आप भी सब साथ रहते। तो क्या हुआ फिर 1000, अलवी साहब 1000 2000 तक चली बात। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाई 1500 बढ़ा दें, 2000 बढ़ा दें। तो सुन के इन्होंने चाय का कप रख दिया, कहने लगे जी आप मजाक क्यों कर रहे हो, जितने बढ़ाने जी बढ़ा दो, आप तो ऐसे पूछ रहे हो। तो मतलब ईमानदारी की बात है कि मैंने ये कहा, क्योंकि फैसला हमने सरकार का है, बोर्ड का है, सुनाना ही था। मैंने कहा जी अगर इसको 5000 बढ़ा दें तो कप भी शायद गिर गया होगा। तो ये कहने लगे जी बिल्कुल आप तो हमारे से हंसी मजाक। मैंने कहा मेरी क्या हिम्मत है कि मैं उलेमाओं से मजाक करूं, ये क्या बात हुई। अपने शाहिद साहब कहने लगे, क्योंकि जी ये तो अपनी तनख्वाहों की बात कर रहे हैं जी, वो एड वाली क्या होगी। मैंने कहा आप भी चिंता ना करो, कागज तो मेरे पास था। तो ये कहने लगे कि जी अगर ऐसा होगा तो हम एक इस्तकबालिया प्रोग्राम मतलब करते हैं, वहाँ मांग रखेंगे जैसे राजनीतिक लोग करते हैं। तो मैंने कहा और उसमें मांग रखेंगे, आप सुनाना जी, इसका तो एक बड़ा सा अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो फिर दूसरी बात आई कि जी वो बहुत डरते रहते, क्योंकि हिंदुस्तान में कहीं पे भी 5% क्या 1% का भी इंक्रीमेंट का प्रोविजन नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे सीओ साहब का, वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का, और हमारे माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का, और अब हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का, कि जिनका पूरा ताउन है, जिनका पूरा इस पर आशीर्वाद है, समर्थन है, क्योंकि सरकार की बात से ही बात चलती है। तो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी भी पूरा इसके अंदर अपना ध्यान रखते हैं कि वक्फ बोर्ड के लोगों को दिक्कत ना हो। तो जब डीसी साहब वगैरह का भी 3% होता है आईएएस का, मैंने कही जी 1%, 2%, ये कहने लगे। तो जब मैंने कही 5%, तो ये खड़े हो गए, क्योंकि जी ऐसा है आज तो आप बिल्कुल ही वैसे मूड में लग रहे हो, अब तो हम जा रहे हैं।
मैंने कहा ऐसा है तो आप जाओ मत। मैंने फिर वो कागज निकाल के ऑर्डर के वो इनको दे दिए। ऐसे ही हुई मौल साहब। और वो मैंने किस लिए रखा, नहीं तो हर आदमी उस बात को सोचता है, क्योंकि मेरे साथ इस दौरान बड़ी दिक्कतें पेश आई और कहीं आरएसएस और बीजेपी से नहीं आई, हमारे मेवात के विधायकों से ही पेश आई कि जिन्होंने तरह तरह की हाई कोर्टों में रिट की नौकरी ना लगना, इमामों की जगह खाली पड़ी है वो ना भरी जाना, कोई भी नौकरी ना लगना, कोई भी कोई काम ना होना, तो तरह तरह की कोई 30-40 रिट में भुगत रहा हूँ। और मैंने कहा इस पे कहीं कोई रोक ना लग जाए या कोई एतराज ना कर दे, इसलिए कासिम साहब मैंने तो तनख्वाह भी उस महीने की डलवा दी इनके साथ। 1 हफ्ते तक बिल रोक के रखे थे सब मुलाजिमों के। सब कहें जी क्या हुआ, मैंने कहा ना बताया किसी को भी नहीं, लेकिन मैं कहा आ जाएगी कोई बात नहीं। तो आई तो उस महीने अगस्त का महीना था, बढ़ के आई थी। तो मैं, आप मेरे से मांग करो मत करो, आपकी मांग मेरी अपनी मांग है। मेरे निजी काम से पहले या आप लोगों का काम मेरा निजी काम है। अगर मुझे कोई चीज़ अपने लिए खरीदनी होगी तो मैं आपके लिए उसको पहले करूंगा इंशाल्लाह। और मैं जब कह रहा हूं कि मैंने ये बात करके दिखाई है और उसे करके दिखाऊंगा। और इसमें कई चीजें आई हैं। उन्होंने कहा, मौलाना आबिद साहब ने कहा 4 साल, वो भी किसकी मेहरबानी हुई, वो भी हमारे जो विधायक फिरोजपुर झिरका से मोहम्मद साहब की मेहरबानी। जब एक एक दिन की बैठक होती थी तो उसके अंदर बोर्ड में रेजोल्यूशन उन्होंने डलवाया कि इमामों का कोई भी काम, इमामों की कोई भी नौकरी जब लगेगी जब इमामों की पॉलिसी आ जाएगी। आज भी वो चीज बोर्ड के रेजोल्यूशन में स्टैंड कर रही, पॉलिसी आ जाएगी। उसको भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा सीओ साहब का भी, और हम सब ने मिलकर, मौलाना आबिद साहब को पता है सारी बात का कि कितनी उसमें दिक्कतें हैं, लेकिन जब उसे हम जिस हालात में हम कर पाए तो 1 दिन 2 दिन नहीं, इन्होंने 4 साल उगता है 19 साल पुराने केस पड़े थे जी, वो सारे हमने उनको अपॉइंटमेंट दी। अपॉइंटमेंट वैसे नहीं दी, वो भी इसी तरह दी कि बुला के अम्बाड़ा वाले घर पे रात को बैठ के हमारी इनके सम्मान में दावत बिरयानी हुई। और फिर जब पता भी नहीं था तो वहाँ उसमें बैठ के कहाँ कर दियो, हम लोग लॉन में जमीन में घास पे बैठे थे। आगे जाना पड़ेगा। हाँ आगे जाना पड़ेगा, आवाज ना से कि हम लोग 68 नंबर के लॉन में रात को बैठे थे। रात को बैठे, आवाज ना आ रही है ना। मैंने लोग कही कि फिर हमारे बहुत सम्मानीय साथी है जो गड़बड़ तो खुद करते हैं, बदनाम बीजेपी आरएस करते हैं। आरएसएस बीजेपी तो देना चाहती है और वो रुकवाना चाहते हैं, तो ये कहीं पता ना लगे। तो हमने रात के अंधेरे में ये काम किया और सबको अपॉइंटमेंट लेटर दिए। आप पूछो सबसे, बिल्कुल ऐसे करें, दोनों काम ऐसे हुए तो मतलब एक तो पैसों की दिक्कत, यार तुम एक जो लंबा कांग्रेस लंबा ने ज्यादा मुझे 2013 में कानून बनाया उससे दिक्कत आई। आप अगर लंबा आगे लंबा ज्यादा बढ़ाया तो हमारे मल्हारजी मनोहर लाल जी ने बढ़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया। और आगे आज इसको मदद कर रहे हैं तो लाइव सिंह सैनी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। ये पहले बार हुआ कि 2-3 घंटे खास तौर पे टाइम दिया गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आदरणीय मनोहर लाल जी ने उलेमाओं से कितनी खुल के बात मीटिंग करी थी, आप बताओ कितनी खुल के बात हुई थी। इतनी इज्जत और एहतराम मतलब जिंदगी में मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं किया। तो पूरा मेरा तो ये फर्ज है ही है, लेकिन हमें सब तरफ से ताउन मिला, उसी से ये हो पाया। और अब भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मेरे पहले जिक्र हुआ, मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे हरियाणा वक्फ बोर्ड के सभी अधिकारियों को और शाहीन साहब को और हरियाणा सरकार को कि जिनके नेतृत्व में
जो उम्मीद पोर्टल पे 12,500 प्रॉपर्टियों का चढ़ना, रिकॉर्ड को इकट्ठा करना, जो एक नामुमकिन बात दिखती थी। हमने तो हौसला अफजाई की, दिन रात हम भी इतने दिन के साथ रहे, लेकिन सभी लोगों ने वक्त से पहले उसको चढ़ाया और पूरे देश में अव्वल स्थान लिया। तो जहाँ ये पूरी सबकी हमारी मेहनत रही, मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज दुआओं की होती है। आप लोगों की दुआओं से ये मुमकिन हो पाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 13,000। और एक बात उसकी आई कि जो 4-5 महीने हमारे अधिकारी इस पोर्टल में लगे रहे 24 घंटे, तो जब आप एक काम करते हैं, अब आप आज यहाँ पर हैं तो एक काम दूसरे छूटे हुए हैं, तो एक काम जब करते हैं तो और काम छूट जाते हैं। तो पहले ही वक्फ बोर्ड फाइनेंशियल दिक्कतों में जूझ रहा था, लेकिन जब और काम नहीं हुआ तो और पैसों की दिक्कत आई, तो उसकी वजह से ये थोड़ी दिक्कत सी रही। तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। और जो इस महीने जो अभी तो आप दुआ करो क्योंकि पैसों में तंगी का हाथ चल रहा है, लेकिन जो अगले महीने बिल बढ़ेगा तो वो इंशाअल्लाह 5% बढ़ के मिलेगा, और वो सारा एरियर भी उसके बाद उसका एरियर भी आपको मिल जाएगा। और वो कानून तो हरियाणा सरकार का है ही, लेकिन क्योंकि घर में बैठे हैं और घर में जब तक बात ना हो, और घर का मुखिया होने के नाते अगर घर की बात वो सब मेंबरों से शेयर भी करता है, आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा भत्ता बिठाया वक्फ बोर्ड का इस इंजीनियरिंग कॉलेज ने। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नहीं सही क्यों बताता हूँ ना, आज तक 65 करोड़ रुपया इस इंजीनियरिंग कॉलेज पे हरियाणा वक्फ बोर्ड से खर्च हो चुका है। 65 करोड़ रुपया आज तक 65 करोड़ रुपया इस इंजीनियरिंग कॉलेज पे खर्च हो चुका है। और जबकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज बना था तो ये बात थी कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज अपना आप कमाएगा खाएगा। आज भी हर महीने की तनख्वाह वक्फ बोर्ड से इसमें जा रही, सालाना 2-3 करोड़ रुपए इसके अंदर लग रहे हैं, और पहले इसकी तामीर पे लगे 40 करोड़ रुपए, 25 करोड़ अब लग चुके हैं। लेकिन और खास बात यह है कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज का सपना गया था तो देश में इंजीनियरिंग कॉलेजों की बहुत डिमांड थी, जब चौधरी हामिद हुसैन साहब चेयरमैन थे। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज जब बन के आया तो इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, आप सभी जानते हैं क्योंकि आप सब टच में रहते हैं कासिम साहब, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए कि उसको कोई पूछता ही नहीं था, कोई एडमिशन ही नहीं लेता। आज इस कॉलेज में हमारे मेवात के शायद 20% बच्चे भी नहीं है, और वो भी हमारे अपने हैं, लेकिन बाहर पूरे देश से लोग आकर यहाँ से पढ़ रहे हैं। वो भी इसलिए पढ़ रहे हैं कम फीस की वजह से, नहीं बिहार तक से आदमी आके क्यों पढ़ेगा यहाँ। जैसे अब मेडिकल कॉलेजों के हालात होने वाले हैं, LLB के मौलाना अजय साहब आप तो बेहतर जानते हैं, अंदर बाहर जाते आते, जैसे घर घर लॉ कॉलेज हो गए, इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेजों का जब दौर बिल्कुल नीचे गिरने का आया, जब हमारा कॉलेज आया तो जो नेक नियति से बनाने की बात थी उसका एक उल्टा नुकसान हो गया, जिसे लेकिन हमारा फर्ज है कि हम इसे चलाएं और एक इदारे को अच्छा चलाएं। तो उस कोशिश में मेहनत में भी हमारी बात का बड़ा एक वो दिक्कत आ रही है। तो मैं आपसे इस बात की, और आपने देखा होगा कि जब भी जैसे ही कुछ पैसे और फिर फालतू हमारे पास बढ़ने लगे, फालतू तो कोई नहीं है क्योंकि अब तक हम अपना कर्जा भी नहीं दे पा रहे, लेकिन जो बढ़ने लगे तो हमने मस्जिदों की मरम्मत की भी कोशिश की। तो आप इस बात का अपने भाई पे बेटे पे भरोसा कर सकते हैं कि वक्फ बोर्ड के सारे आलतू फालतू खर्चों को रोककर एक भी पैसा अगर बचेगा तो वो इंशाअल्लाह मस्जिदों के लिए और आपके लिए कब्रिस्तानों के लिए इस्तेमाल होगा, उसको मैं कहीं भी लगने नहीं दूंगा। और नहीं तो कोई भी खाता आईना की तरह साफ है, कोई भी आप में अकाउंट जानता हो तो चाहे हफ्ते के हफ्ते चेक कर ले, क्योंकि जब आदमी घर बनाता, घर में रहता है तो घर की ये देखता है कि मरम्मत होनी है, तो ना तो वो दीवार की तरह देखता, सबसे पहले छत की मरम्मत जरूरत है। मैंने 4 साल में वक्फ बोर्ड के अफसरों से पूछ के कि कहीं भी मस्जिद में किसी भी छत की रिपेयर होनी हो तो चाहे कैसे भी हो, चाहे तनख्वाह लेट चली जाए, पहले वो करवा लो। कहीं भी कुछ हुई, कोई मस्जिद कहीं शहीद हुई तो दोबारा बनवाने की बात की। आप जानते हैं अगर कोई टोहाना हिसार से आए होंगे तो भूना में मस्जिद एक शहीद हो गई थी, बारिश में गिर गई थी,
उसे दोबारा बनवाया, रात रात में वहां शेड बनवाया। मौलवी साहब ने कहा क्योंकि असली चीज तो ये हमें तो वक्फ बोर्ड में तो सबक है, ड्यूटी है, लेकिन ये तो हमारे जब भी मंदिर करता है तो हर आदमी अपने धर्म मतलब के अकीदे से करता है। तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, आप करें कि पीछे 4-5 महीने में भी जो काम डाउन हुआ है और कुछ हमारे वक्फ भी आप करते रहे, क्योंकि इसमें जब आप भी तो वक्फ बोर्ड के अफसर है, अधिकारी। इसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप खुद भी ये देखें कि हम इस चीज में क्या मदद कर रहे हैं। दुआ तो आप लोगों की लगती है, लेकिन इसके अंदर मुकामी तौर पे भी आप लोगों को क्या कर सकते हैं, वक्फ बोर्ड को चलने में क्या चीज हो सकती है, क्या कहीं प्रॉपर्टी निकलने में हो सकती है, क्या कहीं किराया बढ़ने में हो सकती है, कहाँ कहीं प्रॉपर्टी दबी है उसमें हो सकती है। उसके लिए भी मेरी आपसे अपील है कि आप लोग उसके अंदर भी